Hello everyone, welcome back to our physics class. So we are learning work, energy and power, जिसमें हमने वर्क कंप्लीट करने के बाद एनर्जी भी स्टार्ट कर दिया है और जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी भी कंप्लीट कर दिया है। उसी के बीच में काइनेटिक एनर्जी के कुछ एप्लीकेशंस है जो आपको देखना पड़ेगा। आज हमने उसी का एक एप्लीकेशन का एक टॉपिक लिया है, दैट इज स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स। क्या होता है कि जब कोई व्हीकल चल रही होती है तो उस पर हम ब्रेक लगाते हैं, जिसे हम स्टॉपिंग फोर्स कहते हैं, और वो ब्रेक जैसे लगाती है तो उसी वक्त उस जगह पर व्हीकल रुक नहीं जाती है, थोड़ा दूर ट्रेवल करने के बाद वो रुकती है। तो सवाल यह है कि जितना दूर ट्रेवल करने के बाद रुकती है उसे कौन सा डिस्टेंस कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये निकालने का एक तरीका है जो हम निकाल पाएंगे काइनेटिक एनर्जी के मदद से। तो चलिए हम उस चीज को समझना प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास है दिस टॉपिक पर बेस्ड, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स। लेट्स सपोज आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और व्हीकल यहां पर है। अभी यहां पर व्हीकल जो है यहां से ब्रेक लगाना चालू कर दिया गया है, यहां से ब्रेक लगाना चालू कर दिया गया है। लेट्स सपोज द इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल, अभी इनिशियल वेलोसिटी जब ब्रेक लगाना चालू हुआ है गाड़ी पे उस समय v है, और ये कुछ दूर चलने के बाद, लेट्स सपोज कितना दूर चलने के बाद, x दूर चलने के बाद ये रुकती है यहां पर। क्लियर है कि नहीं? तो जितना दूर जाकर के ये रुक रही है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तुरंत वहीं पर नहीं रुकती है, आपको भी पता है, स्लाइड होती हुई जाती है। जरूरी नहीं स्लाइड होते हुए जाए, रोल होते हुए भी जा सकती है, लेकिन कुछ दूर जाकर के रुक रही है। तो सवाल यह है कि कितना दूर जाकर के रुकेगा, ये निकालना है हमारा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो v फाइनल है, यहाँ पे अगर रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। असल में कर क्या रहे हैं? इफ अ व्हीकल मूव्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रही है, ड्यू टू सम रिटार्डिंग फोर्स, कोई रिटार्डिंग फोर्स के वजह से, यहां रिटार्डिंग फोर्स कौन सा हो, क्या हो सकता है? ब्रेक लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? पहले फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब जो है ये जब मूव कर रही है, कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस और नो? जैसे ही ब्रेक लगेगा ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट होने का कोशिश करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होने का कोशिश करेगा, मतलब रोकने का कोशिश करेगा। तो यहीं पे बोल रहा है द रिटार्डिंग फोर्स इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम। तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये व्हीकल रुकती है और कुछ टाइम के बाद भी रुकती है। ऑब्वियसली यहां से यहां तक जाएगा तो टाइम भी होगा, और हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ध्यान से सुन लीजिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस हम निकालेंगे, कितना दूर जाके ये व्हीकल रुकेगी। पहला टॉपिक हमने लिया है, इसका मतलब दूसरा टॉपिक ये होगा कि कितना समय लगेगा रुकने में। स्टॉपिंग टाइम भी निकालेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला स्लाइड में हमने जो जो बात कहा है उसको देखिए। मान लिया कि m है आपका क्या? मास ऑफ व्हीकल। ये जो व्हीकल दिख रहा है इसका मास m है। अभी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी हमने वहां बता दिया 0 है। p इज द मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का बात हो रही है। k इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? F इज द स्टॉपिंग फोर्स। लेट्स सपोज हम जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, वो कितना फोर्स लगा रहे हैं? F फोर्स लगा रहे हैं। X इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस एज यू कैन सी, एंड T इज द स्टॉपिंग टाइम, जो कि हम निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर है? तो जब ये फोर्स लगा है बच्चा, तो पक्का वो फोर्स जिसे आप रिटार्डिंग फोर्स कह रहे हैं या स्टॉपिंग फोर्स कह रहे हैं, यहां पर हमने कहा ना स्टॉपिंग फोर्स, ये क्या करेगा? वर्क करेगा इसको रोकने के लिए। यस और नो? वो वर्क किसके इक्वल होगा? तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी नो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यस और नो? तो हम इसको अप्लाई करेंगे, इस चीज को लिखेंगे यहां पर। क्या लिख सकते हैं हम लोग? इन दिस प्रोसेस स्टॉपिंग फोर्स लिखेगा साथ में। इन दिस प्रोसेस स्टॉपिंग फोर्स क्या करेगा? ये जो स्टॉपिंग फोर्स है वर्क करेगा इसको रोकने के लिए। स्टॉपिंग फोर्स डज वर्क ऑन व्हीकल टू स्टॉप इट। यस और नो? और इसको निकालेंगे कैसे? जैसे कि मैंने बताया, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखेंगे नीचे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं स्टॉपिंग फोर्स, ये वर्क करेगा जितना W,
will be equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. And what is it? And what is it? The final kinetic energy minus initial kinetic energy. और अब ये वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा बता सकते हैं क्या? वर्क डन इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? तो आपने इस वर्क को, सॉरी, किसने ये वर्क को किया? सर ये फोर्स ने किया है, तो हम यहां पे लिखेंगे स्टॉपिंग फोर्स। वर्क के जगह हम क्या लिख सकते हैं? स्टॉपिंग फोर्स, जिसे आप एफ कह रहे हैं, इनटू ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू, ये हमने क्या लिखा? वर्क के जगह पे इस चीज को लिखा है। इधर क्या लिखा हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जरा बताओ यार क्या है? अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई साहब? अरे वेलोसिटी जीरो हो चुका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ये नहीं देखना होता कि प्लस की माइनस। समझ में आ रहा? हमें ये बात पता है पहले से कि यहां पर माइनस आएगा। क्यों आएगा बताओ जरा? आपसे पूछ रहा है, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में है, माइनस है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस में हो जाएगा क्या ना, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि चेंज इन खाली बताइए कितना चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पर वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। सवाल यह है कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब भी कोई रिटार्डिंग फोर्स लगता है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब जब मोशन धीरे धीरे कम होता जा रहा हो तो वर्क डन बाय दैट रिटार्डिंग फोर्स इज नेगेटिव। हमें यह बात पता है, सेंस पता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, यहां नेगेटिव। इस नेगेटिव को यहां लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? नेचर ऑफ वर्क क्या है, यहां पर नेगेटिव है। जरा ये बात बताइए, हमारा टारगेट क्या था? सर स्टॉपिंग डिस्टेंस दैट इज एक्स से निकालना हमारा टारगेट था, तो यहां से निकालिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। एक्स से निकालना का टारगेट था ना, तो डिस्टेंस जिसे लिखे उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्टॉपिंग डिस्टेंस दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? यहां एम भी स्क्वायर दिख रहा है और नीचे क्या है? 2 दिख रहा है, और यहां पर क्या था? फोर्स था, स्टॉपिंग फोर्स, वो नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला। स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम भी स्क्वायर बाई 2f। एम भी स्क्वायर बाई 2f, बताइए जरा, सबको क्लियर है? एम भी स्क्वायर बाई 2f क्लियर है कि नहीं? कभी कभी इसको अगर डायरेक्टली आप लिखना चाहें, मैं डायरेक्टली आपको समझाना चाहूंगा यहां पर कि डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को किस तरह से याद रखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ? डिस्टेंस दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब हो गया x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। हम लिख रहे हैं यहां पर, क्या लिख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल स्मॉल में लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे नीचे क्या जाएगा? नीचे जाएगा पूरा पूरी फोर्स। कौन सा फोर्स? स्टॉपिंग फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी बाय स्टॉपिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स दैट इज एफ। ये भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। हमने ओपन करके यहां पे लिखा है पूरा पूरी, क्योंकि 1/2 mv स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, और डिवाइड में क्या लिखना होगा? स्टॉपिंग फोर्स। अगर ये चीज भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा। मान लीजिए डायरेक्ट स्टॉपिंग फोर्स दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी से आप डिवाइड, मान लीजिए डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दिया है और डायरेक्ट क्या दिया है? स्टॉपिंग फोर्स दिया, डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, क्या निकल जाएगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? इस टाइप का सवाल आता है कि कितना दूर जाके गाड़ी रुकेगी, तो डायरेक्ट निकालिएगा काइनेटिक एनर्जी बाय stopping distance, kinetic energy by stopping force, kinetic energy by stopping force. So this is all about the stopping distance, कितना दूर जाके गाड़ी रुकेगी। सवाल अब नेक्स्ट ये है कि कितना समय लगेगा इसे रोकने में, that is stopping time निकालना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां देखेंगे हम stopping time क्या है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें निकालना है stopping time। ये व्हीकल यहां पर ब्रेक लगाया और स्टॉपिंग डिस्टेंस से कैलकुलेट करते हैं। हमने ये फॉर्मूला लाया, स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय स्टॉपिंग फोर्स। कितना समय के बाद ये रुकेगा, सवाल ये। हमने ब्रेक लगाया 10 बजे, कितना मिनट के बाद या कितना सेकंड के बाद ये जाकर के रुक जाएगी, सवाल ये। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां पर एक थ्योरम लगाएंगे, दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है? दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू होता है, इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम।
इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स क्या सर, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स, कौन सा फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, जो फोर्स आपने लगाया, और टाइम कितना देर तक लगाया ये ब्रेक। ऐसा थोड़ी है ब्रेक लगा के छोड़ दिया तो ये जो रुकने वाला था रुकेगा थोड़ी, चलते रहेगा। फिर कितना देर तक ब्रेक लगाया वो टाइम है यहां पर, ये टी। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब हम बोल रहे हैं डेल्टा पी। क्लियर है कि नहीं? जरा बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। यहां मोमेंटम क्या होगा, मास इसका m है और वेलोसिटी इसका v है, तो m भी। यहां पर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है तो m इंटू 0, 0 हो जाएगा। मतलब यहीं पे सिर्फ मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, सिर्फ यहाँ का मोमेंटम। तो सिंपल आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की जगह सिंपल लिख सकते हैं m भी लिख सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, यही टाइम, कितना देर तक ये फोर्स आपको लगाना पड़ा है, यस और नो। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी बाई एफ। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, स्टॉपिंग फोर्स है। तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग टाइम। तो फॉर्मूला यहां से जनरेट हो गया, हम यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम दैट इज t इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू वी। ध्यान दीजिएगा, क्या, m इंटू वी दैट इज मोमेंटम कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं, मोमेंटम। अरे इनिशियल मोमेंटम समझ में आ रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मोमेंटम क्या है, और डिवाइड करना है आपको किससे, ना स्टॉपिंग फोर्स से। स्टॉपिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स, इससे आपको डिवाइड कर देना है, तो इससे निकल जाएगा आपका स्टॉपिंग टाइम। क्लियर है कि नहीं? आपको दिख रहा है यहाँ से एम भी मतलब मोमेंटम होता है, और डिवाइड में एफ है मतलब स्टॉपिंग फोर्स है। क्लियर है कि नहीं? स्टॉपिंग फोर्स समझ में आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसके पहले हमने लिखाया, उसमें उसमें और टाइम में स्टॉपिंग टाइम हमने लिखा, दो डिफरेंट व्हीकल्स का कंपैरिजन करने सीखेंगे। इससे डायरेक्ट सवाल सॉल्व होने में आपको आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारा टारगेट अब क्या है, कंपैरिजन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम फॉर टू व्हीकल्स। आपके पास अब दो डिफरेंट व्हीकल्स है, उनके स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का कंपैरिजन करना है। इससे फायदा क्या होगा आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। मान के चलिए कि एक रोड पर ये एक व्हीकल है, क्लियर है कि नहीं है, और इसका मास m1 है। ये v1 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रही है। लेट्स सपोज एक और रोड है उसी के पैरेलल में है। अच्छा, यहां पर भी एक डिफरेंट व्हीकल है, डिफरेंट व्हीकल है, इसका मास m2 है और ये v2 वेलोसिटी से चल रही है। दोनों वेलोसिटीज डिफरेंट है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, दोनों क्या कर रही है, रिटार्डिंग फोर्स लगा रही है, मतलब ब्रेक लगा रही है। तो ये कुछ दूर जाकर के रुकेगी, जिसे आप स्टॉपिंग डिस्टेंस कहेंगे, और इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस को x1 मान लेते हैं। और ये भी कुछ दूर जाकर रुकेगी, इसको हम इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस को x2 मान ले रहे हैं। इन दोनों स्टॉपिंग डिस्टेंस को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर मतलब रेशियो निकाल देंगे। क्लियर है कि नहीं? फिर स्टॉपिंग टाइम का भी रेशियो निकाल सकते हैं कि ये रुकने में कितना टाइम लगा, t1 मान लेंगे, इसका रुकने में कितना टाइम लगा, t2 मान लेंगे, दोनों का रेशियो देख लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा है, टू व्हीकल्स ऑफ masses m1 and m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 and v2 respectively when they are stopped by some same retarding force। दोनों जब सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाने के बाद रुकती है तो उस समय रेशियो क्या होगा, किसका, स्टॉपिंग डिस्टेंस लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, x1 है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, x2 है, निकालना है। सो व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय स्टॉपिंग फोर्स। काइनेटिक एनर्जी बाय स्टॉपिंग फोर्स, तो दोनों में स्टॉपिंग फोर्स सेम है, तो सेम जब रहेगा ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, छोड़ देते हैं, सिंपल काइनेटिक एनर्जी लिखिए इसका। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv1 स्क्वायर, सर m1 v1 स्क्वायर, और यहां भी क्या हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? 1/2 भी सर कट जाएगा, इसको भी लिखने का कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं डायरेक्टली, m1 v1 स्क्वायर बाय m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? सो दिस विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस रेशियो, है ना? कोई दिक्कत है? हाँ। अच्छा,
रेशियो ऑफ स्टॉपिंग टाइम बताओ जरा, रेशियो ऑफ स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम जिसे आप टी कह रहे हो। तो मान लेते हैं स्टॉपिंग टाइम फॉर व्हीकल 1 T1 है और 2 के लिए T2 है। कैसे निकालेंगे सर? स्टॉपिंग टाइम इज इक्वल टू होता है मोमेंटम बाय रिटार्डिंग फोर्स, और रिटार्डिंग फोर्स दोनों में सेम है, तो फिर से ऊपर और नीचे रिटार्डिंग फोर्स कट जाएगा, क्या बचेगा? मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम क्या है? m1v1 है। क्या है? m1v1 है। और इसका मोमेंटम क्या है? m2v2 है। तो मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो टाइम के, सॉरी, स्टॉपिंग टाइम के रेशियो के इक्वल होंगे। समझ में आ गया है? समझ में आ गया रेशियो का क्या मतलब है? कंपैरिजन करने। अब सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा अलग अलग केस लेके चीजों को हम समझने का कोशिश करते हैं। केस लेके मतलब देखिए 3 केस हम लेंगे यहां पर। केस 1 सुनिएगा, क्या केस ले रहे हैं? केस 1 ये सवाल बन रहे हैं, आपको लग रहा होगा ना थ्योरी पढ़ रहा है, नहीं, इसे ऐसे सवाल बनते हैं। हो सकता है वेलोसिटी का वैल्यू यहां दिया हुआ रहे, यहाँ 10 मीटर दिया रहा, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और आपसे बोले कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो निकाल के बताओ, तो ये तो न्यूमेरिकल बन रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कोई थ्योरी नहीं चल रही है। केस 1 में हम क्या मान रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम मान रहे हैं ये दोनों व्हीकल सेम वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट करता है। लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे? इफ व्हीकल पॉजेस, इफ व्हीकल पॉजेस सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। तो सेम वेलोसिटी अगर है तो आप कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2। अगर v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा उस समय जरा बताइएगा ये रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, मतलब x1 बाई x2 क्या होगा? अगर v1 और v2 सेम हो जाएगा, दैट इज v1 स्क्वायर डिवाइड बाय v1 स्क्वायर कह सकते हैं, कट जाएगा, तो सीधा सीधे आप कह सकते हैं ये मास के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, m1 बाई m2 हो जाएगा। स्टॉपिंग टाइम का क्या होगा? स्टॉपिंग टाइम का रेशियो क्या होगा? यहाँ पर v1 v2 सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा? t1 बाई t2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 ही आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों सेम स्पीड से चलना स्टार्ट कर रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो और स्टॉपिंग टाइम का रेशियो उसके मास के रेशियो के इक्वल होते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसके मास के रेशियो के इक्वल होते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं दोनों में जो मोमेंटम है सेम है, दोनों का अगर मोमेंटम सेम है, केस 2 हम ले रहे हैं, इफ व्हीकल पॉजेस, केस 2, केस 2, केस 2, इफ व्हीकल पॉजेस सेम मोमेंटम, अगर मोमेंटम सेम है तो क्या हो जाएगा? अरे मोमेंटम मतलब एम भी हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। बोलो क्लियर है कि नहीं? मोमेंटम सेम हो गया, तो इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं p1, इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं p2। तो इसका मोमेंटम जरा बताओ क्या हो जाएगा? p1 सर m1 v1। इसका मोमेंटम जरा बताओ क्या हो जाएगा? p2 दैट इज m2 v2। क्लियर है कि नहीं है? अब हम रेशियो निकालेंगे किसका? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो पहले x1 बाई x2 बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या? तो सर यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, m1 v1 सोचो ना, m1 v1 का मतलब क्या हो जाएगा? p1 हो जाएगा। m1 v1 का मतलब क्या हो जाएगा? p1 हो जाएगा, लेकिन साथ में एक तो वेलोसिटी बच जाएगा, दैट इज v1 बच जाएगा, है ना? और डिवाइड में क्या हो जाएगा? m2 v2 का स्क्वायर है, तो m2 v2 सोचो, m2 v2 मतलब p2 हो गया, और एक तो वेलोसिटी बच जाएगा, दैट इज v2 बच जाएगा। सो दिस विल बी द रेशियो p1 v1 बाय p2 v2। ये रेशियो किसका है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग टाइम का क्या रेशियो होगा? तो आप यहां से स्टॉपिंग टाइम का रेशियो निकाल लीजिए, t1 बाई t2 दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ m1 v1 मतलब क्या हो जाएगा? p1, और m2 v2 मतलब हो जाएगा p2, मतलब मोमेंटम का रेशियो के इक्वल, सॉरी, मोमेंटम के रेशियो के इक्वल हो जाएगा आपका स्टॉपिंग टाइम का रेशियो। t1 बाई t2 विल बी इक्वल टू p1 बाई p2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तब क्या होगा? इस केस को भी हम ले लेते हैं, केस 3। हमने शुरू में ही बोला कि 3 केस लेकर के हम चीजों को समझते हैं, और अलग अलग केस में सवाल बना करके पूछा जाता है, इसलिए हम आपको यहीं पर करा दे रहे हैं। केस 3 हम यहां पर ले रहे हैं। केस 3 क्या? इफ व्हीकल पॉजेस सेम
काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए दोनों व्हीकल का तो क्या होगा? तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सर एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को K1 मान लेते हैं इसका, और क्या हो जाएगा ना सर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा K2, तो क्या हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। सर क्लियर है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो निकालिएगा, x1 by x2 निकालिएगा, एंड x1 by x2 इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है, देखिए 1/2 अगर लिखा हुआ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, 1/2 नीचे भी 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा आप क्या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? अरे पहला वाला x1 के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बोलो काइनेटिक एनर्जी 1, मतलब पहला व्हीकल का जो काइनेटिक एनर्जी है डिवाइड बाय दूसरा व्हीकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। किसका रेशियो? ना स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो। आई होप यू गाइस आर क्लियर। अब यहाँ पे देखिए स्टॉपिंग टाइम का क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग टाइम थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइए, यहाँ पे T1 by T2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टॉपिंग टाइम। ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर आप क्या करें, जबरदस्ती 1/2 ऊपर लगाएं, m1 है v1 है, आप जबरदस्ती यहाँ पर v1 लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप एक और v1 जबरदस्ती लगा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप जबरदस्ती लगा रहे हैं, स्क्वायर कर दिए मान लीजिए, तो आपको डिवाइड भी करना होगा, यस और नो, डिवाइड करना होगा v1 से। सिमिलरली आप नीचे भी वही काम कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई किए, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड भी हो गया, छोड़ दीजिए। यहाँ m2 दिख रहा है, यहाँ पे v2 दिख रहा है, लेकिन v2 स्क्वायर कर दिए, मतलब एक v2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, इसका मतलब ऊपर लिख देंगे। तो ये जो चीज आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1 by काइनेटिक एनर्जी 2, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 by काइनेटिक एनर्जी 2, लेकिन साथ में एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज v2 by v1 by v2 नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, v2 ऊपर है और v1 नीचे है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि रट्टा मारिए, आपको सिचुएशन जैसा दिया जाएगा आप उस समय इस फॉर्मूला को आप रट के जा सकते हैं, उसको आप रट नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये 3 डिफरेंट केस लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बना करके जाता है। आगे बात करें क्या? ऐसे भी निकाल सकते हैं और मोमेंटम को रिलेट करके भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम का रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की जगह पे, तो उस हिसाब से भी मोमेंटम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। बाकी आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मेन जो फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है, यहीं से सब कुछ निकलेगा, टेंशन की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बात किया जाए। ओके, अगर आगे बात किया जाए तो हम ये बात करेंगे, ये जो आपका फोर्स है जो कि आपका रिटार्डिंग फोर्स है, जो कि व्हीकल को रोकने का कोशिश कर रहा है, अगर ये फ्रिक्शन है तो उस समय हम एक स्पेशल बात आगे आपके सामने करने जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आएगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा। इफ व्हीकल इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन, देन जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है और आपका स्टॉपिंग टाइम है उसको कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, तो देखेंगे। पहले सिचुएशन को समझने का कोशिश कीजिए। मान के चलिए ये सरफेस है जहां पर व्हीकल रन कर रही है। ओके, यहां पर व्हीकल रन कर रही है। ओके, ये मूव कर रही है आगे की तरफ, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन से, तो मान के चलते हैं ए एक्सेलरेशन से चल रही है। लेकिन चूंकि ब्रेक लगा है, ब्रेक लगने की वजह से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा जो कि कांटेक्ट फोर्स है, और ये कांटेक्ट फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। कौन सा फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मूवमेंट में है, अभी चल रही है ये कार अभी चल रही है एक्सेलरेशन से। जब चलती है तो फ्रिक्शन लगता है, और कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात तो आपको पता होगा। क्लियर है कि नहीं है? ये जो एक्सेलरेशन है, या आप इसे एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, आप रिटार्डेशन कहेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टॉप। नो, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। तो आपसे हम ये बोलेंगे कि इधर जो फोर्स लग रहा होगा, इधर जो फोर्स लग रहा होगा, दोनों पक्का इक्वल होगा जब ये रुक जाएगा। यस और नो? ये कुछ दूर के बाद जब ये जाकर के रुक जाएगा, मान के चलिए एक्स डिस्टेंस के बाद ये जाकर रुक जा रही है, अगर ये रुक जा रही है इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है? जो सर इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में फोर्स है, लेट्स सपोज यहां पर हम बता देते हैं, यहां पर कार आ गई है, यहां पर कार आ गई है, ये व्हीकल यहां पर आ चुकी है, और यहां पर मान के चलिए ये रुक चुकी है। यहां पर अगर रुक चुकी है,
इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब ये जो व्हीकल है इस पर इधर जितना फोर्स लग रहा है इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा। ये दोनों जब इक्वल फोर्स है, मतलब नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर कितना फोर्स लग रहा है, तो सर ए एक्सेलरेशन से आ रहा था, एफ इक्वल टू कह सकते हैं एम ए। अगर इसका मास एम है, अगर इसका मास एम है तो कौन सा फोर्स है, एम ए। इधर कौन सा फोर्स है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन है। नहीं, अब कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, बताओ जरा, अब कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं दिस इज एक्स। ये कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा बच्चा, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि रुक चुका है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। ये बात तो आप जानते हैं, हाँ कि ना? तो इस चीज को हम इसका मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे, जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? हाँ सर, हमें पता है। इसका फॉर्मूला है न्यू इंटू एन। किसके बराबर, न्यू इंटू एन। न्यू क्या है, ये जो सरफेस है इस सरफेस का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। न्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कह सकते हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन, रोकने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात आप फ्रिक्शन टॉपिक में कवर किए होंगे, क्लियर है कि नहीं? चलिए अब थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम बनाने जा रहे हैं। हमें ये एन निकालना है। ये देखिए एक और चीज बता सकते हैं, मतलब ये जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू, ये राइटवर्ड के फोर्स के इक्वल है। अगर हम यहां लिखे एम ए विल बी इक्वल टू न्यू इंटू एन, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो एन है किसके इक्वल है, क्योंकि सर देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से सर, अपवर्ड जो फोर्स है जो कि रोड इस टायर्स पे लगा रहा है, जो कि जो सरफेस है वो व्हीकल पे लगा रहा है, वो अपवर्ड है नॉर्मल फोर्स, और नीचे इसका क्या है, वेट है, दैट इज mg है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो क्या हम न्यू एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या एन के जगह में हम mg लिख सकते हैं? हम यहाँ पे mg लिख देते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ma इक्वल टू क्या आ जा रहा है, mg। यहां से बच्चा m और m कैंसिल कर दीजिएगा, a के जगह पे न्यू इंटू जी आ रहा है, इसको रट्टा मार लीजिए। जब भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है उस समय उस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन a होता है वो किसके इक्वल होता है, न्यू इंटू जी के इक्वल होता है। इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए साइड में हमने आपको इसको पहले ही बता दिया, क्लियर है कि नहीं? लेकिन जिस समय फ्रिक्शन काम कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यस इस समय फ्रिक्शन काम कर रही है। इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन देन स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसे आप एक्स कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय स्टॉपिंग फोर्स। स्टॉपिंग फोर्स इज आप कह सकते हैं एम ए। लेट सपोज ये जो स्टॉपिंग फोर्स है जिस वजह से एक्सेलरेशन ए आ रहा है क्या है, एम ए है। और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं आगे 1/2 लिख दिए। चलिए एक काम करते हैं, ऊपर दिख रहा है एम वी स्क्वायर और नीचे दिख रहा है 2, ये 2 नीचे लेके आ गए, एम का एम लिख दिए। ए के जगह क्या लिखेंगे बच्चा, न्यू इंटू जी लिखेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के समय एक्सेलरेशन क्या है, न्यू इंटू जी है। यहाँ पर एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 न्यू जी। याद कर लीजिए, x इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 न्यू जी। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं स्टॉपिंग टाइम का क्या होगा। स्टॉपिंग टाइम का क्या होगा, दैट इज टी। क्या होता है सर, मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। मतलब क्या, m इंटू वी बाय स्टॉपिंग फोर्स। स्टॉपिंग फोर्स का मतलब यहां पर फिर से लिख रहा है m इंटू ए। क्या दिक्कत, ये काट दिया हम मास, तो यहां पे दिख रहा है v बाई ए, और ए को हम क्या लिखेंगे, बार बार कह रहे हैं, न्यू इंटू जी। तो v बाई न्यू जी आपका आंसर हो जाएगा स्टॉपिंग टाइम, दैट इज t इक्वल टू v बाई न्यू जी। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से आप स्टॉपिंग टाइम निकालेंगे। अगर फिर से कह रहे हैं जो रिटार्डिंग फोर्स है, अगर फ्रिक्शन है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम आप कह सकते हैं 95% टाइम पे फ्रिक्शन के वजह से ही ये व्हीकल रुक रही होगी। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करें क्या? आगे कुछ बात करने के लिए इस टॉपिक में नहीं बचा है। आई हैव टू चेक वेदर एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस।
नो। तो हम इस लेक्चर को करेंगे यहीं पे समाप्त। क्वेश्चन छोटा मोटा इससे आ जाता है, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप वहां पर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस लेक्चर को बहुत ज्यादा खींचने से अच्छा बात नहीं है। आज आपको मैं बता दूं, इससे पहले 10 टॉपिक्स कवर हो चुके थे, आज 11th टॉपिक हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर के अंदर में। तो अगर इसके पहले के सारे वीडियोस आप नहीं देखे हैं, इसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, काइंडली उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 में जाकर के भी आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं फिर, चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।